हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र का पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप पेपर 1 ईवीएस देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ईवीएस में नागरिक जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तर मिल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। और अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं, एसएसटी लिया है, तो वहां पर भी आपको ये पुस्तक आपको ये प्रश्नों के काफी सारे प्रश्नों के सही आंसर दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा इतिहास जो है हम पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज हम इसमें कक्षा 6 का नागरिक जीवन के इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। लर्नर्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको वहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारे फीचर्स आपको प्लस पर मिलेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है। ये जो बैच कोर्स है आपको 5-6-7 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें वो होगा 5-6-7 रुपीज़ का, जिसमें आप अपने सीटेट की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने स्टेट टेट दे रहे हैं, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, तो उसकी भी तैयारी आप इसी 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप इसी सब्सक्रिप्शन में आपको हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है तभी आएगा जब आप रेफरल कोड यूज करोगे और रेफरल कोड में लिखोगे प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ठीक है, ये लिखकर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। टारगेट केबीएस पीआरटी कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 31 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज करके कोई भी बैच कोर्स हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप उसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और रेफरल कोड में आपको क्या लिखना है, PRATIKSHATET प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ये मेरा रेफरल कोड है। मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पर 12:30 बजे हिंदी की और 2 बजे ईवीएस की, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक कोड यूज करके क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अनलॉक कोड में भी लिखें प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। थैंक यू। तो ये आ चुके हैं हम नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर की ओर, सभी जन एक हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। या आप बचपन में कई जगह पर अपने स्कूल में सुन चुके होंगे। तो इसी चीजों से यानी कि विभिन्न संस्कृतियों से हमारा जो देश है वो बना हुआ है। तो भारत जो है विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक और जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व की नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। तो कहाँ पर है, भारत के उत्तर में विश्व का नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मासिनराम है, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं। तो राजस्थान में जैसलमेर सबसे कम वर्षा वाला जगह और मासिनराम सबसे अत्यधिक वर्षा वाला स्थान है, चेरापूंजी और मासिनराम। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहते हैं, यहाँ स्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों ने एक साथ नए धर्म, रीति रिवाज पर नई भाषाएं आती गई। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा है। अनेक बोलियां हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल। ठीक है, भाषाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा जो है राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं, जैसे पूर्वी बोली है ना, और पश्चिमी बोली। इस तरह से जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है, और दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश के साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स के माध्यम से विविधता, क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं, विविध प्रकार की बोलियां हैं तो विविध प्रकार के त्योहार भी हैं। भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह मनाते हैं। ईद मुस्लिमों का प्रकाश पर्व, सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। होली, दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। इन त्योहारों को भी सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, और यहाँ से भी प्रश्न कई बार आया है, जैसे बैसाखी पंजाब में, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, और मकर संक्रांति उत्तर भारत में फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाते हैं। बैसाखी ध्यान रखें पंजाब में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और मकर संक्रांति उत्तर भारत में। हो सकता है आपको मैचिंग पूछा जाए, या फिर ओणम कहाँ मनाया जाता है या पोंगल कहाँ मनाया जाता है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व भी हैं, जैसे स्वतंत्रता, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। तो इन सारे त्योहारों को भारतीय मिलजुल कर मनाते हैं और राष्ट्र भक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पेज पर? देश के विविध नृत्य के बारे में। तो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियां वहां के नृत्यों में भी झलकती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है? कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। ओडिशा का ओडिसी है, और केरल की कली कथक कली। तो ध्यान रखिए, कथक कली कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भरतनाट्यम भी लोग सोचते हैं कि साउथ का है तो केरल लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए तमिलनाडु है। कथक उत्तर प्रदेश का है। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी, धोती अनेक स्थानों पर पहने हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग फिर बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कश्मीर में पहने जाने, यहाँ कश्मीर लिखा हुआ है, ये कश्मीर लिखा हुआ है। कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन जाड़े से बचाता है। फिरन मतलब लंबा चौड़ा होता है, वूल का होता है, तो जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहने जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियां तो गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं। तो जगह के स्थान की वजह से भी वहां का पहनावा बना हुआ है। और यहाँ पर एक नजर डालेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, शिखर धवन, ये सभी क्रिकेटर्स, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना,
ये सभी क्या है, क्रिकेटर हैं, तो आप इस पर भी ध्यान जरूर डालें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, या फिर हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी भी एक साथ खेलते हैं, सभी विभिन्न विभिन्न प्रांतों से, जगहों से आते हैं, तो इन सब में भी एकता होती है। सचिन तेंदुलकर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। ये सारी चीज आप एकत्र कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप पढ़ जरूर लें। हमारे समाज की विभिन्न चिंताएं, हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने और अस्पृश्यता का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 17 है, तो ये क्या है, आपको यहाँ पर कक्षा 6 की बुक है तो थोड़ा शॉर्ट में दिया है, तो इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी इकट्ठी करके भी आप पढ़ सकते हैं। उस जैसे यहाँ पर अस्पृश्यता को मिटाने का सुझाव है, लेकिन आर्टिकल नहीं दिया है, तो आर्टिकल भी आप जरूर पढ़ें। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 है, और किससे संबंधित है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से, यानी कि उसको मिटाने से संबंधित है। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। ये आगे बढ़ेंगे हम। बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक है। बाल श्रम से आशय 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना, गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। बाल श्रम अधिनियम निषेध और एवं विनियमन 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। 6 से, ठीक है, बाल मजदूरी को अपराध माना गया है, यानी कि 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना बाल अपराध है, जो कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत आता है। नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी और मिताली राज, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी संधू, साक्षी मलिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा, मेधा पाटेकर ने के भी नाम उल्लेखनीय है। भारतीय मूल की 2 महिलाएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। पहली महिला भारत की जो अंतरिक्ष में गई है वो कल्पना चावला है और दूसरी सुनीता विलियम्स है। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल है। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। हमारे राष्ट्रपति, हमने देखा कि हमारे देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है और यहाँ पर कुछ राष्ट्र चिन्ह है, जैसे राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग, 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा, तिरंगा इसको कहा जाता है। हरा रंग का अपना एक अलग महत्व संदेश है। सबसे ऊपर केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, ये भी ध्यान रखें, किसका है, बलिदान का। बीच का सफेद रंग शांति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती हरियाली। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति और अग्रसर की होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है, इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो
राष्ट्रध्वज संहिता यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। तो ध्वज हमेशा केसरिया रंग जो होता है वो ऊपर रहना चाहिए, फटा पुराना खराब रंगों वाला ना हो, सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें, ध्वज फहराते समय झुकाना हो, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन ये हमारा राष्ट्रगान है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब पढ़ते जाएं, ध्यान रखते जाएं, और क्वेश्चन आंसर भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों तक पहुंचाने की। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जो राष्ट्रगीत क्या है हमारा? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, जो लिखा हुआ है नीचे। वंदे मातरम गीत की रचना की उसने जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त किया है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा स्रोत था। और सबसे पहले पता है ये वंदे मातरम गाया गया था, वो सबसे पहले वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था वंदे मातरम। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए, यहां पर दिया भी हुआ है। इसके आगे राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ को की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल कब बाघ परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। बाघ परियोजना अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभ्यारण्य, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना स्थापित है, मतलब मना हो, ऐसे जगह को रिजर्व कहा जाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। तो 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? ये उत्तराखंड यानी कि यूके के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले पुराना नाम क्या था इसका? हेली था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। और यहीं से 1973 में बाघ परियोजना ये शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रंग बिरंगे पक्षी, सुंदर गर्दन है, ये आप सभी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। और चिन्ह क्या है? भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह का मुंह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच एक चक्र। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड है, ये ध्यान रखो। इस चक्र के दाईं ओर क्या है? एक सांड है। और बाईं ओर एक घोड़ा है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दाईं ओर क्या है चक्र के? एक सांड, और बाईं ओर एक घोड़ा है। ठीक है, इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये अक्सर क्वेश्चन आता है। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर एंड हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ। तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कथक है, ध्यान रखिए, कथक है। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम।
अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों को अपना योगदान दिया है, इनमें से किन्हीं दो के बारे में, जिसमें भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु आपको पता है। मदर टेरेसा कौन है? समाज सेवा इन्होंने की है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है, और ये वंदे मातरम इनकी बुक आनंद मठ जो है इसी से लिया गया है। आनंद मठ में दिया हुआ है ये वंदे मातरम, इसी बुक से लिया गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्लियर? कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री हैं, और अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी है। तो ये है, तो ये था आज का ये पहला चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, तो अगर पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो इसको आप 2-3 बार जरूर देखें, इम्पोर्टेंट नोट्स बना लें और माइंड में सेट कर लें। उनसे संबंधित कुछ और जानकारी हो तो वो भी ढूंढ के जरूर रखें। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में कि सत्यमेव जयते आपको किस उपनिषद में मिलता है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।